Hello students, welcome back to the channel. So I hope you're doing well. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो डिस्कस किया था वो शायद से स्टेट क्या था, मतलब पाथ फंक्शन क्या था, स्टेट फंक्शन क्या था, ये डिस्कस किया था हम लोग ने. उसके बाद हम लोग ने प्रोसेस डिस्कस किए थे. 4 टाइप ऑफ प्रोसेस डिस्कस किए थे बेसिकली. तो 4 टाइप में थे अपना जो आइसोथर्मल था, एडियाबेटिक था, उसके बाद आइसोकोरिक था और आइसोबारिक था. तो ये 4 प्रोसेस डिस्कस किए थे. आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी कितना होगा, 0. और डेल्टा टी के साथ डेल्टा यू भी 0 लेते क्योंकि इंटरनल एनर्जी थी. उसके बाद सेकेंड जो था वो आइसोबारिक था जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था तो डेल्टा पी कितना हो गया था, 0. और थर्ड जो था वो आइसोकोरिक था जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, वहाँ पे डेल्टा वी कितना हो गया, 0. और चौथा प्रोसेस जो डिस्कस किया था वो था एडियाबेटिक. एडियाबेटिक में क्या बोला था मैंने कि एडियाबेटिक हम लोग एक इंसुलेटेड सिस्टम में रखेंगे जहाँ पे हीट बाहर नहीं निकल रहा, हीट अंदर नहीं जा रहा, तो हीट ट्रैप है अंदर. तो हीट ट्रैप रहेगी तो डेल्टा क्यू कितना हो गया, 0. ये हो गया था. और एक चीज़ में वहाँ पे थोड़ा सा एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी थी वहाँ पे, जो कि इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली जो अपना पार्ट था आइसोथर्मल वाला पार्ट, तो आइसोथर्मल में गलती से मैं आइसोलेटेड वाला पार्ट डिस्कस किया था. वहाँ पे मैंने ये बताया था कि हीट एक्सचेंज 0 होगा, बट हीट एक्सचेंज 0 नहीं होगा. हीट विल बी एक्सचेंज, हीट विल बी एक्सचेंज टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट. अगर अंदर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर कम होने के लिए अंदर से हीट बाहर की तरफ फ्लो होनी चाहिए. वैसे ही अगर बॉडी का टेम्परेचर लो होता है तो बाहर से हीट अंदर की तरफ फ्लो होनी चाहिए. तो ये पार्ट हम लोग का डिस्कस हो चुका था. और लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करूंगा उसका नाम रहेगा रिवर्सिबल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल प्रोसेस चालू करूंगा, बट उसके पहले एक प्रोसेस बोलूंगा, उसको बोलूंगा कॉसिस्टैटिक प्रोसेस. एक कॉसिस्टैटिक प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते. तो कॉसिस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है वो पहले देख देते, उसके बाद फिर हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस पे जाएंगे. तो देखते हैं कि कॉसिस्टैटिक प्रोसेस क्या है. कॉसिस्टैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच टेक्स takes place at an infinitesimally small slow manner in which there is an equilibrium at every state. मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो है, प्रोसेस जो कि बहुत स्लो है, उस प्रोसेस का नाम रहेगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. ये फिजिक्स में डिस्कस किया गया है बट ये केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं किया है व्हाट इज़ कॉसिस्टैटिक प्रोसेस. तो कॉसिस्टैटिक वो प्रोसेस रहेगा जो कि बहुत स्लो रहेगा. अभी थर्मोडायनेमिक्स का एक ऑब्जर्वेशन होता है कि थर्मोडायनेमिक्स में सारे प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं. स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या, जो प्रोसेस होने वाले वो फास्ट होने वाले, प्रोसेस क्या होने वाले, फास्ट. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस है जहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज एक सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर है, सपोज गैस का सिलेंडर है और इसका नॉब जो है ओपन किया मैंने, ओपन किया तो यहाँ से जो गैस बाहर निकलेगी वो फटाक से बाहर की तरफ फैल जाएगी, मतलब पूरे जो रूम का वॉल्यूम रहेगा उसको ऑक्यूपाई करेंगी. सो दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट इज़ नॉट अ स्लो प्रोसेस. वो फटाक से हो रहा है. हाँ, सारी गैस बाहर निकलने के लिए टाइम लगेगी बट ऐसे नहीं कि एक एक पार्टिकल बाहर निकल रहा है. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का बोला या फिर नॉन कॉसिस्टेटिक प्रोसेस की बात की तो वो प्रोसेस एकदम स्लो होगी. मतलब क्या, अगर एज्यूम करेंगे हम लोग गैस की, तो गैस में से एक पार्टिकल स्लोली बाहर निकलेगा, उसी पार्टिकल को मैं वापस अंदर भी फेंक सकता हूँ. अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा बाहर की तरफ से तो वही वही पार्टिकल वापस अंदर भी जा सकता है. बट अगर मैं अभी गैस सिलेंडर का बात कर रहा हूँ और नॉब को ओपन किया तो सारी की सारी गैस बाहर आएगी जब तक कि नॉब को बंद नहीं करता. मतलब मैं अगर प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो जो गैस फैली हुई है रूम में वो सारी की सारी गैस को मैं अंदर नहीं भेज सकता. मतलब दैट इज़ अ नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस. तो ऐसा प्रोसेस जो कि स्लो होगा उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. ऐसा प्रोसेस जो स्लो होगा उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. मतलब प्रोसेस क्या होनी चाहिए, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब फटाक से, तो क्वासी-स्टैटिक मतलब स्लो प्रोसेस, तो वो स्लो हो रहा है तो इसलिए वहाँ पे हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रहेगा. क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा. एंड दैट प्रोसेस इन विच, अ प्रोसेस इन विच
quasi-static conditions are achieved where equilibrium is maintained at each and every point, that process is called as reversible process. क्लियर है क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में मैं एग्जांपल बताऊंगा, जो पिस्टन और सिलेंडर जो अब तक हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, बट ये एक और एक एग्जांपल था जहाँ पे रिवर्सिबल होने के लिए मेन कंडीशन क्या होनी चाहिए? मेन कंडीशन ये होनी चाहिए कि प्रोसेस बहुत स्लो होनी चाहिए। इस प्रोसेस का नाम रहेगा कॉसिस्टैटिक प्रोसेस, और कॉसिस्टैटिक प्रोसेस रहेगी तो प्रोसेस क्या बनेगी? रिवर्सिबल। तो मैं एक ऐसे स्टेटमेंट डाल सकता हूँ जो कि सीईटी या फिर जेडब्ल्यू में नहीं पूछेंगे, बट सीईटी में पूछ सकते हैं कि दे कैन आस्क यू दैट what is the necessary condition for what a reversible process, the process should be quasi-static process, या फिर ऐसे true and false में आ गया कि does every reversible process needs to be quasi-static process? Yes, every reversible process needs to be a quasi-static process. quasi-static मतलब क्या? The process which is infinitesimally slow, मतलब एकदम स्लो हो जाएगा, उस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा? quasi-static process. तो हेडिंग डालो रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में लिखो quasi-static process, quasi-static process लिखो a process which takes place at a process which takes place at infinitely slow manner, infinitely slow manner, in which at each and every point, in which at each and every point there is a state of equilibrium, there is a state of equilibrium, there is a state of equilibrium. आगे लिखो quasi-static process are also called as non-spontaneous process, quasi-static process are also called as non-spontaneous process. आगे, while the spontaneous process are those process, while the spontaneous process are those process which are quick, which are quick and takes place at a higher rate, and takes place at a higher rate. क्लियर है? अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो, ये क्लियर हुआ यहाँ पे मैंने जो बात किया? मैं वापस ये जो सिलेंडर वाला प्रॉब्लम है वहाँ पे उस वापस आ सकता हूँ, सिलेंडर वाला प्रॉब्लम है वहाँ पे वापस आ सकता हूँ कि सिलेंडर वाले प्रॉब्लम में क्या रहा है वापस डिस्कस कर लेंगे, बट एक बार देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। एक सेकेंड ना, देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस पे जाने के पहले हम लोग वही सिलेंडर और गैस और सिलेंडर और पिस्टन का एग्जांपल देखेंगे कि सिलेंडर और पिस्टन के एग्जांपल पे क्या होता है। तो सिलेंडर और पिस्टन का अगर एग्जांपल लेता हूँ तो ये मेरा सिलेंडर है और यहाँ पे मैंने पिस्टन अटैच किया है, बराबर है। पिस्टन अटैच किया है तो बाहर से जो प्रेशर रहेगा वो पी एक्सटर्नल रहेगा, बराबर है, और अंदर से जो प्रेशर रहेगा वो पी गैस रहेगा, बराबर है। अभी मैंने ये डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर दोनों साइड में प्रेशर सेम रहेगा तो पिस्टन मूव नहीं होगा, अगर पिस्टन मूव नहीं होगा तो एक्सपांशन भी नहीं होगा और कंप्रेशन भी नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा रहेगा और अंदर का गैस का प्रेशर, इनर प्रेशर ऑफ अ गैस इज लेस, देन ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव होगा। अगर नीचे की तरफ मूव हो रहा है तो यहाँ की गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। क्लियर है? अगर उल्टा हो गया कि अंदर की जो प्रेशर है, जो गैस का प्रेशर है वो बढ़ गया और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम हो गया, इसका मतलब क्या है? ये पिस्टन बाहर की तरफ मूव होगा। अगर पिस्टन बाहर की तरफ मूव हो रहा है मतलब गैस क्या हो जाएगी? एक्सपांड होगी, गैस क्या हो जाएगी? एक्सपांड। बट पहले कंडीशन में मैं क्या बता रहा हूँ कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू अंदर का इनर गैस प्रेशर, देयरफॉर देयर विल बी नाइदर एक्सपांशन नीदर कॉम्प्रेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो डायग्राम बना दो, डायग्राम बना दो, लिखो कंसिडर अ गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर, consider a gas enclosed in a cylinder fitted with a movable piston, fitted with a movable piston. The external pressure, the external pressure on the outer side of the piston is P external, the external pressure on the outer side of the piston is P external, हो गया, piston is P external, which is equal to the, which is equal to the internal pressure of the gas, which is equal to the इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस पी जी, पी सफिक्स जी या फिर पी गैस लिख दो, हो गया। when this internal as well as external pressures are same, when this internal as well as external pressure are same, the piston will not move in either direction, the piston will not move
in the either direction. Therefore, neither expansion nor compression of the gas occurs. Neither expansion nor compression of gas occurs. अभी मेरे को बताओ, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम है. मैंने एक चीज़ लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते. पहले था थर्मल, सेकेंड था मैकेनिकल और फोर्थ था अपना केमिकल. तो मुझे बताओ, अगर प्रेशर का बात करता हूँ मैं, बात करूँगा फोर्स का. अभी फोर्स सेम है तो प्रेशर भी सेम है. प्रेशर सेम है, फोर्स सेम है, मतलब क्या? मैंने यहाँ पे कुछ बोला था कि जब फोर्सेस सेम रहेगी तो उस इक्विलिब्रियम का क्या नाम क्या रहेगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे सिस्टम किस में है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मतलब दोनों साइड की जो फोर्सेस है, जो फोर्स एक्ट कर रही है पिस्टन पे, वो क्या है? सेम है. तो लिखो, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग. अ सिस्टम इज सेड टू बी, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? क्यों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है? क्योंकि प्रेशर सेम है. अगर मैंने यहाँ पे बताया था, थर्मल मतलब टेम्परेचर, केमिकल मतलब केमिकल पोटेंशियल, मैकेनिकल मतलब फोर्सेस. तो यहाँ पे लिखो, अ सिस्टम इज देन सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग हो गया. अभी मुझे बताओ, अगर अगर पी एक्सटर्नल को कम कर दिया, एकदम माइन्यूट सा कम कर दिया, एकदम माइन्यूट सा कम करेगा, तो मेरा पी गैस बढ़ जाएगा, तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा स्लाइटली ऊपर जाएगा. तो मैं बोलूँगा कि इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर इज डिक्रीज बाय इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल अमाउंट, मतलब एकदम छोटे से छोटे अमाउंट में अगर उसको कम कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब पी एक्सटर्नल छोटा रहेगा, एकदम छोटे मतलब छोटी वैल्यू से कम हो जाएगा, और पी गैस क्या होगा? बड़ा होगा. इसके वजह से क्या होगा? गैस एक्सपांड होगी. पिस्टन कहाँ पे मूव होगा? आउटर आउटर एंड की तरफ होगा. क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ? स्लोली द गैस विल गेट एक्सपांड एंड द पिस्टन विल मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. अभी उल्टा कर रहा हूँ, अभी उल्टा कर रहा हूँ. पी एक्सटर्नल को बढ़ा रहा हूँ, पी एक्सटर्नल को बढ़ा रहा हूँ. अभी मेरा मेरा पिस्टन जो था वो इधर पहुंच गया था. किसके वजह से पिस्टन इधर मूव हो गया था? पी एक्सटर्नल को कम करने की वजह से. अभी पी एक्सटर्नल को बढ़ा रहा हूँ, स्लाइटली बढ़ा रहा हूँ पी जी से. अगर पी जी से बढ़ा रहा हूँ तो ये वापस सिलेंडर पिस्टन जो रहेगा वो नीचे आएगा और वापस ये पॉइंट पे आएगा. तो इसका मतलब अभी गैस का क्या हो रहा है? गैस का हो रहा है कंप्रेशन. अभी मुझे बताओ कि पिस्टन अपने पोजीशन पे वापस आया? हाँ आया. क्यों आया? क्योंकि ये प्रोसेस में मैंने क्या किया, पहले इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल पी एक्सटर्नल को कम किया, पिस्टन बाहर की तरफ गया. वापस इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल पी एक्सटर्नल को बढ़ा, वापस पिस्टन अपनी जगह पे आया. मतलब क्या? प्रोसेस को हम लोग ने रिवर्स किया. अभी मुझे बताओ, ये इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल, अगर मैं यहाँ पे गैस एक्सपांशन करूँ तो पिस्टन फटाक से ऊपर जाएगा. अगर फटाक से ऊपर जाएगा तो मुझे वैसे नहीं करना है, मेरे को स्लोली ऊपर पहुँचाना है उसको, और स्लोली वापस वही जगह पे पहुँचाना है. तो प्रोसेस शुड बी व्हाट? प्रोसेस शुड बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. इस प्रोसेस का नाम है क्वासी स्टैटिक, जहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर को हम लोग स्लाइटली ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिससे मेरे को कंडीशंस को रिवर्स करने में इजीली पॉसिबल होगा कंडीशंस को रिवर्स करना. इसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. क्लियर है क्या? तो लिखो, लिखो पहला पॉइंट. इफ P external is reduced, if P external is reduced by infinitesimally small amount, if P external is reduced by infinitesimally small amount, then P gas, the piston will move in the outward direction, the piston will move in the outward direction, and the gas will slowly expand, and the gas will slowly expand. हो गया. आगे, if next point, if the P external is increased, if the P external is increased as compared to P gas से P external को बढ़ा दिया, the piston will move in the downward direction, the piston will move in the downward direction, hence the gas will be compressed, hence the gas will be compressed. हो गया. ओके. मुझे एक चीज़ बताओ, अभी वापस अपने जगह पे आया तो वापस कौन सा स्टेट अटेंड किया? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को अटेंड किया, बराबर है, विथ सराउंडिंग. जब भी हम लोग ने चेंजेस किए, कैसे? इन्फाइनेटेसिमली बढ़ाया, वापस कम कर दिया, तो रिवर्स किया प्रोसेस को. जब भी रिवर्स करेगा तो भी कौन सा वाला पार्ट आता है? आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट. कौन सा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट. तो यहाँ पे जो चेंजेस होने वाली है वो स्लाइटली चेंजेस, एकदम छोटी चेंजेस होनी चाहिए. तो छोटी चेंजेस जो होगी वो क्या होगी? वो एकदम फटक से नहीं होनी चाहिए, वो स्लो होनी चाहिए. सो दिस इज द प्रोसेस इज शुड बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. तो लिखो, फॉर द सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, for the system to be in mechanical equilibrium with the surrounding, infinitesimally change may cause the process to occur in reverse direction. Infinitesimally
इन्फाइनेटेसिमली चेंज में कॉज द प्रोसेस इन रिवर्स डायरेक्शन, मतलब ऊपर लेके गया वापस छोटा सा चेंज किया वापस अपनी जगह पे आया, मे कॉज द प्रोसेस टू रिवर्स इन process to occur in reverse direction. The process is said to be in thermodynamically reversible process. The process is said to be thermodynamically reverse process. हो गया. A process in which there exists an equilibrium, between P external and P gas, at every state, at every state या फिर every stage is called as reversible process, in which the driving force due to pressure of gas, is first infinitesimally इंक्रीज, मतलब अंदर का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ाया मैंने, कैसे, पी एक्सटर्नल को कम करके, इज इन्फाइनेटेसिमली इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज अपोजिंग फोर्स, ये अपोज कर रहा है तो ये ड्राइव कर रहा है, एज कंपेयर टू द अपोजिंग फोर्स, ब्रैकेट में पी एक्सटर्नल, हो गया. The piston moves outward slightly, and this process can be reversed, by again changing the driving force infinitesimally, या फिर opposing force भी बोल सकते, opposing force को चेंज करो या फिर ड्राइविंग फोर्स को चेंज करो, by infinitesimally changing opposing force in the reversible process. समझ में आ रहा है क्या? इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर सेम था तभी पिस्टन अपने जगह पे था, तो पिस्टन बाहर भी नहीं मूव हो रहा है अंदर भी नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. अभी क्या कर रहा हूँ मैं अंदर का प्रेशर को कम कर रहा है, फिर पी एक्सटर्नल को बढ़ा रहा, पी एक्सटर्नल को कम किया तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, तो गैस कहाँ पे होगी, गैस एक्सपांड होगी. अगर गैस एक्सपांड हो रही है तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा. क्लियर है? तो गैस विल एक्सपांड एंड द पिस्टन विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अभी जो आउटर प्रेशर था, एक्सटर्नल प्रेशर था, उसको थोड़ा बढ़ा दिया तो पी गैस क्या हो गया, छोटा हो गया, तो मेरा पिस्टन कहाँ पे मूव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अगर पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो अंदर की जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी. इसका मतलब क्या है, मैं अगर इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल चेंजेस कर रहा हूँ पी एक्सटर्नल में, तो मेरा जो पी गैस है वो तो एकदम छोटा सा बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा. अगर ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे ही मैंने पी एक्सटर्नल को वापस कम कर दिया तो वापस नीचे की तरफ आएगा. तो ये इन्फाइनेटेसिमल चेंज इन ऑपोजिंग एंड ड्राइविंग फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, मेरा जो पिस्टन था वो उसने अपना स्टेट को वापस अटेन कर दिया, वो वापस अपने स्टेट पे पहुंच रहा है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा मैं, रिवर्सिबल प्रोसेस. और रिवर्सिबल प्रोसेस कभी होगा, जब प्रोसेस क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए. अगर प्रोसेस स्लो नहीं होगी तो ये प्रोसेस विल नॉट बी कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस. क्लियर है क्या? अगर मैं बोलता हूँ कि एक्सपांशन ऑफ गैस इज अ फास्ट प्रोसेस, तो मुझे बताओ कि प्रोसेस को रिवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, स्लो. क्योंकि ये इन्फाइनेटेसिमली की बात करें, मतलब छोटे से चेंज की बात करें, और छोटे चेंज के लिए क्या ज़रूरी होता है, प्रोसेस स्लो होना. तो प्रोसेस स्लो होगा तो प्रोसेस का नाम क्या होगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. अभी मुझे बताओ, मैंने क्या बोला, थर्मोडायनेमिक्स में कोई प्रोसेस स्लो होता है क्या, नहीं होता. प्रोसेस स्लो नहीं होता, प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस. इसका मतलब क्या है, प्रोसेस रिवर्सिबल होगा क्या, नहीं, प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा. क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ? तो अभी टेक्सचुअल डेफिनेशन के बाद मैं एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन बताता हूँ कि जो आप लोग इंजीनियरिंग में आगे जाके पढ़ोगे तो उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन लिखो. अ प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल व्हेन it is reverse when it is reverse it should follow the same path. मतलब ऊपर गया वापस वैसे ही नीचे आ गया. it should follow the same path and system and surrounding restore to its original state. सिस्टम एंड सराउंडिंग रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल या फिर इनिशियल स्टेट. नोट लिखो नीचे, नोट लिखो. फॉर एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस द प्रोसेस नीड्स टू बी
द प्रोसेस नीड्स टू बी एन कॉसिस्टैटिक प्रोसेस, एन कॉसिस्टैटिक प्रोसेस। क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ सबको? आगे आगे लिखो, फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके मेरे को बताओ, ये ड्राइविंग फोर्स बाहर की तरफ था और अंदर की तरफ था अपोजिंग फोर्स, इसमें कितना फर्क है? इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल फर्क है। जो चेंजेस है वो इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल चेंजेस है, तो दैट डिफर्स बाय इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल अमाउंट। तो लिखो द ड्राइविंग फोर्स एंड द ऑपोजिंग फोर्स डिफर बाय, पहला पॉइंट फीचर्स में पहला पॉइंट, द ड्राइविंग फोर्स एंड द ऑपोजिंग फोर्स डिफर्स बाय एन इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल अमाउंट। द ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स, मतलब ड्राइविंग मतलब बाहर की तरफ का, ऑपोजिंग मतलब अंदर की तरफ का, ये फोर्स में जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल अमाउंट। द ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स डिफर बाय एन इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल अमाउंट, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय एन इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल चेंज इन कंडीशन। देखो कंडीशन को छोटा सा चेंज किया तो वैसे ही प्रोसेस को भी चेंज कर सकते हैं। तो लिखो द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय एन इन्फाइनेटिसिमली, एन इन्फाइनेटिसिमली चेंज इन कंडीशंस, चेंज इन कंडीशंस। सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट, प्रोसेस स्लो होना चाहिए कि फास्ट होना चाहिए? स्लो। तो लिखो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस टू अकर, द फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस टू अकर द प्रोसेस शुड हैव, द प्रोसेस शुड हैव, द प्रोसेस शुड हैव, तो प्रोसेस शुड प्रोसीड, प्रोसीड लिखो, द प्रोसेस शुड प्रोसीड infinitesimally, infinitely slow, infinitely slow and takes place at infinite steps, and takes place at infinite steps। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। प्रोसेस ए से लेके बी तक जा रहा है। अभी ध्यान दो, अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोसेस को रिवर्सिबल होना है, मतलब ए से लेके बी तक गया, मतलब ये वॉल्यूम एक्सपांड हुआ, ए से लेके बी तक प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम एक्सपांड हुआ, अभी वापस मेरे को बी से लेके ए तक जाना है, तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ। जैसे कि मैंने क्या बोला, गैस को रिलीज किया, मैंने नॉब ओपन किया सिलेंडर का, तो गैस पूरी की पूरी बाहर आ गई, तो सारी गैसेस को मैं अंदर नहीं भेज सकता वापस, तो प्रोसेस कांट बी रिवर्सिबल। तो अभी मेरे को प्रोसेस को रिवर्स करना है, मतलब क्या करूँगा? देखो यहाँ से मैं छोटा चेंज किया, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। अभी मेरे को बताओ, छोटा सा चेंज है, मतलब एक मॉलिक्यूल बाहर आ गया गैस से, सिलेंडर में से एक मॉलिक्यूल बाहर आ गया, उस मॉलिक्यूल को अंदर डालना पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर गैस में से बाहर निकला, वैसे ही मैंने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, वो वापस अंदर जाएगा, तो कंडीशंस कैन बी रिवर्स। देखो पीछे आ रहा है, वापस इन्फाइनेटली स्मॉल स्टेप लिया, वापस आगे गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स में होना चाहिए, वो प्रोसेस क्या होना चाहिए? बहुत सारे स्टेप्स में होना चाहिए। और जो भी दोनों के बीच में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? दैट शुड डिफर बाय इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल अमाउंट। क्लियर है क्या? ये तीसरा पॉइंट हुआ। डायग्राम ड्रॉ करो, आपको ड्रॉ करना तो ये डायग्राम ड्रॉ करो। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये सब स्टेट पे क्या होना चाहिए? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। देखो प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है मतलब फोर्स सेम है, फोर्स सेम मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो लिखो एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस, एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस the system attains mechanical equilibrium with the surrounding, the system attains mechanical equilibrium with the surrounding। क्लियर है मैंने क्या बताया? ये खत्म करते हैं हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस को। रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो होना चाहिए, इन्फाइनेटिसिमली स्लो होना चाहिए, दोनों अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स के डिफरेंस होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए? इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल डिफर होना चाहिए। ऊपर से और एक मैंने मेन पॉइंट मेंशन किया कि प्रोसेस क्या होना चाहिए? कॉसिस्टैटिक होना चाहिए। कॉसिस्टैटिक मतलब ही स्लो, मतलब ही नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है क्या? पक्का। अभी नेक्स्ट पार्ट रहेगा, वो रहेगा नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ हीट एंड वर्क वाला पार्ट है। तो नेचर ऑफ हीट एंड वर्क वाला पार्ट देखते हैं कि क्या है। ओके और एक चीज़ मैं डिस्कस करूंगा, नेचर ऑफ हीट एंड वर्क वाला पार्ट, और जो आगे वाला पार्ट है जैसे कि एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, तो नेचर ऑफ हीट एंड वर्क वाला पार्ट और एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसके लिए अलग से डिराइव नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ मेरे को, एक चीज़ ध्यान में रखो कि जो नेचर ऑफ हीट एंड वर्क वाला पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे पीवी टाइप ऑफ वर्क, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो जो नॉर्मली बात करते हैं हम लोग फिजिक्स में,
तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई होती है और बॉडी डिस्प्लेस होती है, तो दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। यहाँ पे क्या होगा, उन प्रेशर चेंजेस के वजह से या फिर प्रेशर का डिफरेंस के वजह से वॉल्यूम चेंजेस होने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क आएगा। जो फिजिक्स में पढ़ा था वो था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ वर्क, तो यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो रहेगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो हम लोग का जो अगला पार्ट जो रहेगा वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क रहेगा। अभी सुनो, टेक्स्ट बुक में दो चीज़ें बताइए। टेक्स्ट बुक में एक चीज़ उन्होंने बताया कि नेचर ऑफ वर्क को उन्होंने दो टाइप डेरिवेशन में डिराइव किया है, तो हम लोग वैसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मन में हम लोग एक ही तरह से डिराइव करेंगे, दूसरा वाला डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि हेडिंग डालो, नेचर मत लिखो, प्रेशर एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। ओके, ध्यान दो, पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा कि वर्क डन का फॉर्मूला रहता है यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला तो मुझे पता था, बट यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा प्रेशर अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम। मतलब क्या, प्रेशर मतलब पी, सॉरी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम मतलब फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम। अगर मैं डायमेंशन के हिसाब से एनालिसिस करता हूँ तो फोर्स तो एफ रहेगा, मतलब न्यूटन में। ए मतलब क्या रहेगा, मीटर का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, और वॉल्यूम मतलब डिस्टेंस का क्यूब। ये अगर कैंसिल करूँगा तो क्या आएगा, एफ इंटू डी। अगर एफ इंटू डी का बात करूँगा तो यह आएगा वर्क। क्लियर है क्या? ऐसे हम लोग सेम चीज़ को डिराइव कर रहे थे, देखो एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। क्लियर है? तो नेचर ऑफ वर्क में उन्होंने यही बताया, बाकी कुछ नहीं बताया। तो हम लोग डायरेक्टली जंप मारेंगे एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, और उसके बाद हम लोग उसकी कन्वेंशन देखेंगे, कन्वेंशन क्या है वगैरह वो सब देखेंगे, जो पहले उन्होंने बताया गया कन्वेंशन, और अलग अलग दो प्रोसेस के बारे में बताया, डिस्कस किए। तो ध्यान दो, यहाँ पे एक सिलेंडर है, पिस्टन है, और पिस्टन को मैंने अटैच किया रॉड से। अभी ये जो पिस्टन है ना, वो क्या है, अब भी फिलहाल के लिए उसका मोशन नहीं है, तो इसके पास वॉल्यूम वी है, V1 है। अंदर गैस है, उसमें वॉल्यूम कितना है, V1 है। अभी यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होगा वो पी गैस है, फिर पी इंटरनल बोल सकते हैं उसको, और बाहर की तरफ अप्लाई होगा वो क्या रहेगा, पी एक्सटर्नल। अभी मुझे बताओ कि गैस का प्रेशर तो मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता, बट मुझे पता है कि बाहर का प्रेशर कितना रहेगा वो मैं निकाल सकता हूँ। तो गैस का प्रेशर, अंदर अलग गैस रहेगी तो अंदर गैस का प्रेशर अलग हो सकता है, बट ऑब्वियसली हम लोग प्रेशर गेज यूज़ करके हम लोग अंदर का प्रेशर निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर गेज यूज़ करके हम लोग अंदर का गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या ज़रूरी है, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है कि बाहर का प्रेशर जो रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, एक्सटर्नल प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी अगर गैस एक्सपांड होगा स्लोली, अगर प्रोसेस स्लो कंसिडर करेंगे, तो गैस एक्सपांड होगा तो ये एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अंदर का प्रेशर रहेगा। अगर गैस कंप्रेस होगा तो ये एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा इंटरनल प्रेशर से। वापस रिपीट करता हूँ, अगर अंदर का गैस एक्सपांड हो रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर से मेरा इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर मेरा गैस कंप्रेस हो रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, किससे, इंटरनल प्रेशर से थोड़ा सा। समझ में आ रहा है क्या? तो इन शॉर्ट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल को बाजू में कर दिया तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर मैं इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो मेरा गैस की वजह से ये सिलेंडर जो था वो ऊपर चला गया, तो वॉल्यूम था पहले इतना वाला वॉल्यूम था V1। अब ये नया वाला वॉल्यूम जो था वो हो गया V2, बराबर है। ये मुझे एक चीज़ बताओ कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रही है, मेरे को एक चीज़ बताओ, फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रही है, फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई हो रही है कि इंटरनल अप्लाई हो रही है। मेरा सिलेंडर का पिस्टन जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मतलब इसका मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है वो कहाँ पे, अंदर की तरफ है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स दोनों बैलेंस करेगा तो मेरा पिस्टन मूव करेगा क्या, नहीं। अगर अपोजिंग फोर्स ज़्यादा रहेगा तो पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा, बट अगर इंटरनल प्रेशर अगर ज़्यादा रहेगा तो पिस्टन मेरा बाहर की तरफ मूव करेगा। तो मुझे बताओ ये ड्राइविंग फोर्स कौन सी वाली फोर्स है, बाहर की वाली फोर्स की अंदर वाली है, बट ऑब्वियसली अंदर वाली। अभी हम लोग एक्सपांशन का बात कर रहे हैं, तो एक्सपांशन के लिए जो फोर्स रहेगी वो कौन सी रहेगी, ड्राइविंग फोर्स, जो कि अंदर की फोर्स रहेगी। तो अंदर की फोर्स जो है वो है प्रेशर इंटू एरिया। इधर तक क्लियर है, प्रेशर इनटू एरिया।
मुझे एक चीज़ बताओ कि इंटरनल प्रेशर निकालना बहुत डिफिकल्ट है, बट मैंने क्या बोला था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर आर इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल, दैट कैन बी इक्वेटेड। इफ दैट कैन बी इक्वेटेड, तो यहाँ पे मैंने अगर एक्सटर्नल लिया तो मुझे बताओ फोर्स अप्लाई हो रहा है अंदर की तरफ और एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है बाहर की तरफ, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कि सेम डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में पी एक्सटर्नल है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा मैं माइनस। क्लियर है क्या? फोर्स के जो ड्राइविंग फोर्स अंदर की तरफ था जो गैस की वजह से था, और एक्सटर्नल प्रेशर बाहर की तरफ से था, तो ये गैस का प्रेशर ज़्यादा है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, इसलिए ड्राइविंग फोर्स एक्ट करेगी और ये पिस्टन को ऊपर मूव करने का ट्राई करेगी। अगर पिस्टन को ऊपर मूव करने का ट्राई करेगी, बट मैथमेटिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर आर इक्वल, ऐसे हम लोग मैथमेटिकली एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जो डिफरेंस होने वाला है वो इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल होने वाला है। अभी मुझे बताओ ड्राइविंग फोर्स अंदर है कि बाहर है? अंदर की तरफ है, और एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पे आ रहा है? बाहर की तरफ, बट हम लोग न्यूमेरिकली उसको इक्वल कर दिया प्रेशर को। इसका मतलब क्या है? फोर्स अगर अंदर की तरफ का कंसिडर कर रहे और प्रेशर बाहर की तरफ का कंसिडर कर रहे हैं, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, और इफ दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन द साइन विल बी ऑपोजिट, दैट इज नेगेटिव। क्लियर है? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? सबको समझ में आ रहा है? और ये एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा वाला प्रेशर रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा वाला प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ तो ये पिस्टन यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ रे? डिस्प्लेसमेंट हुआ डी का। तो पिस्टन कितने से डिस्प्लेस हुआ? पिस्टन हुआ डी से डिस्प्लेस, स्मॉल डी से पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ। क्लियर है यहाँ तक? अभी ध्यान दो, इसके बाद क्या होगा? अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि पी एक्सटर्नल जो था वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल था और पी इंटरनल को इक्वेट कर दिया, मुझे एक चीज़ पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला जो था वो था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है? पर फोर्स का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एरिया, क्लियर है, इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? अभी ध्यान दो, मुझे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ अगर मैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि V1 का फॉर्मूला क्या रहेगा रे? V1 का फॉर्मूला, इसका एरिया ये है, सपोज एरिया ये है, और लेंथ x1 है। लेंथ कितना है? x1 है फिलहाल। तो वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट। देखो ना, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? a, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? a, और ये लेंथ कितना है? x। तो वॉल्यूम कितना रहेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, तो a इंटू x1। वैसे V2 क्या रहेगा? a इंटू x2। देखो ये वाला x2 है, क्लियर है? मुझे एक चीज़ बताओ, V2 माइनस वी वन अगर करता हो, V2 माइनस वी वन, तो क्या मिलेगा? a इंटू एक्स टू माइनस ए इंटू एक्स वन। देखो ना, सेम पिस्टन ऊपर मूव हो रहा है ना, सेम पिस्टन मूव हो रहा है, तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा? a, बराबर है? तो a कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या आएगा? x2 माइनस एक्स, और x2 माइनस एक्स, x2 में से x1 चला गया तो इतना डिस्टेंस बचा, और ये क्या है? स्मॉल d। तो क्या लिखूंगा? a इंटू स्मॉल डी। क्लियर है? तो एरिया इंटू स्मॉल डी, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? V2 माइनस वी वन। मैंने प्रूफ किया है, देखो वापस मैं रिपीट करता हूँ। एक्सपांशन के पहले पिस्टन इधर था, वॉल्यूम V1 था, तो एरिया A था और हाइट कितना था? x1। तो वॉल्यूम क्या रहेगा? एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद जब एक्सपांशन होने के बाद मेरा पिस्टन कहाँ पे मूव हो गया? आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया, तो जो डिस्प्लेस हुआ बॉटम से लेके ऊपर तक का हाइट कितना हुआ? x2, और एरिया फ्रैक्शन क्रॉस सेक्शन कितना है? a। तो मेरे को पता V2 कितना रहेगा? V2 रहेगा a इंटू एक्स टू। तो V2 माइनस वी वन करूँगा तो a इंटू एक्स2 माइनस ए इंटू एक्स वन लिया, ए कॉमन x2 माइनस एक्स माइनस एक्स क्या है? x2 में से x1 गया तो बचा क्या? d, तो a इंटू डी हो गया। समझ में आ रहा है? तो एरिया इंटू डी, a इंटू डी जो होता है वो डेल्टा वी होता है। V2 माइनस वी वन को लिखते हैं हम लोग डेल्टा वी से। क्लियर है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फिजिक्स में हो चुका है। फाइनल माइनस इनिशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला रहेगा a इंटू डी। अगर a इंटू डी के जगह पे डेल्टा वी पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? वर्क डन का फॉर्मूला आएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, या फिर वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस वी वन। क्लियर है? पक्का मैं क्या बता रहा हूँ? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस वी वन, वेर V2 इज द फाइनल वॉल्यूम एंड V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम।
सबको क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ? वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि मेरे पास पिस्टन है, मैं डायरेक्टली वो सब बता दे नहीं बैठ रहा हूँ कि नेचर ऑफ वर्क वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन और पीवी वर्क टाइप ऑफ वर्क है उसमें भी वही बताया, बट उन्होंने सिर्फ एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसके ये डेरिवेशन की जो स्टार्ट में बताया था। तो ये एक्सप्रेशन फॉर पीवी टाइप ऑफ वर्क है। तो एक्सप्रेशन ऑफ पीवी टाइप ऑफ वर्क में क्या था, एक सिलेंडर था, सिलेंडर में जो पिस्टन है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। पहले पिस्टन के अंदर मतलब सिलेंडर के अंदर पिस्टन फिट किया और उसके अंदर क्या है, गैस है, और गैस का वॉल्यूम कितना है, V1 है, और उसका हाइट कितना है, जो सिलेंडर का हाइट है जहाँ पे गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसका हाइट कितना है, x1। अभी क्या होता है मालूम है, हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को इन्फाइनेटिसमली स्मॉल करते हैं। अगर एक्सटर्नल प्रेशर को इन्फाइनेटिसमली स्मॉल करेंगे तो क्या होगा, इंटरनल प्रेशर विल बी ग्रेटर एंड एक्सटर्नल प्रेशर विल बी स्मॉलर, तो पिस्टन विल मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर पिस्टन मूव्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन then the new volume will be V2 and the height will be x2। तो पिस्टन कितने से डिस्प्लेस हुआ, D से। पहले V1 था, अभी V2 हो गया। पिस्टन कितने से डिस्प्लेस हुआ, D से। अभी मुझे बताओ कि एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी इक्वेटेड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि बाहर से कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर का प्रेशर है वो गैस का प्रेशर है, बट दोनों में जो फर्क होने वाला है वो बहुत इन्फाइनेटिसमली स्मॉल होने वाला है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकली द इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फियर। तो इसलिए हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर को साथ में ले रहे हैं, बट वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, अंदर की तरफ एक्ट हो रहा है, और ये एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ पे, बाहर की तरफ। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन वाली है, तो इसलिए मैंने माइनस साइन लिया यहाँ पे। तो पी एक्सटर्नल इंटू एरिया, तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू डी, फोर्स की जगह पे यहाँ पे पी एक्सटर्नल इंटू एरिया लिखा, तो पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डी। यहाँ तक समझा? अभी मुझे बताओ, ये टेक्स्ट बुक में ये वाला पार्ट डिस्कस नहीं किया, बट मैं एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए। तो इनिशियली द वॉल्यूम इज V1, एरिया तो पिस्टन का ए है, और हाइट कितना है, x1 है। तो V1 का फॉर्मूला रहेगा एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट लिखा, ए इंटू x1। अभी एक्सपांशन की वजह से मेरा पिस्टन बाहर की तरफ मूव हुआ, वॉल्यूम बन गया V2। सिमिलरली एरिया का फॉर्मूला रहेगा ए इंटू x2, ए इंटू x2 लिखा। चेंज इन वॉल्यूम मैंने लिखा एक बार, चेंज इन वॉल्यूम क्या आता है, V2 माइनस V1 इक्वल्स टू ए इंटू एक्स2 माइनस ए इंटू x1, ए कॉमन, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या होता है, D लिखा। तो a इंटू डी क्या होगा, डेल्टा V, V2 माइनस V1 लिखते डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे a इंटू डी के जगह पे लिखूंगा डेल्टा V, और डेल्टा V मतलब रहेगा V2 माइनस V1। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। समझ में आ रहा है क्या? डायग्राम निकालो फटाफट, फटाफट डायग्राम निकालो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या करना है। डायग्राम फटाफट निकालो। ओके, डायग्राम निकाल के हो गया, पॉज करके आपने डायग्राम निकाला रहेगा। तो लिखो, कंसीडर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, कंसीडर अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। Let a gas be, let a gas be, let a gas is filled inside the piston and cylinder arrangement. Let the gas is filled inside the piston and cylinder arrangement. The internal pressure of the gas is Pi. Internal pressure of the gas is Pi, while the external pressure, by the atmosphere is given by P external, by the but the external pressure by the atmosphere is given by P external. As we know that there is an infinitesimally small, as we know that there is an infinitesimally small difference between internal and external pressure, internal and external pressure, internal and external pressure. We can numerically equate this pressure, that is P internal, is equal to, P external, that is they have same magnitude but opposite direction, let x1 be the initial height, due to internal pressure, there will be a driving force which will drive the piston, displace the piston by distance small d, that will drive the piston or displace the piston by small d, and the final volume is V2, and height is x2, and the height is x2 हो गया। Since we know that force equals to pressure into area, but the driving force and the external force are in opposite direction,
The driving force and external forces is in opposite direction. Therefore, force equals to minus P external into area. ये लिखो, force equals to minus P external into area. आगे, as we know that work done equals to F into D. As we know that work done equals to F into D. Therefore, work done equals to minus P external into area into D. Minus P external into area into D. हो गया? ओके. उसके बाद एज इट इज़ आपको यहाँ से ये वाला पॉइंट पहले और सेकेंड ये वाला एज इट इज़ कॉपी करना है. फटाफट कॉपी कर लो दोनों पॉइंट, एज इट इज़ कॉपी कर लो एज इट इज़. समझ में आ रहा है क्या? आगे नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट वाला, सपोज अभी हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे. वर्क का साइन कन्वेंशन क्या रहेगा वो देखेंगे. वर्क के साइन कन्वेंशन कौन से वो देखते हैं अपन अभी. ध्यान दो यहाँ पे. कॉपी करके हो गया. मैं यहाँ पे अभी साइन कन्वेंशन देखते कि वर्क डन का साइन कन्वेंशन क्या है. ध्यान दो. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. मतलब माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन. ओके, बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है मतलब वर्क होने वाला है, ये तो पक्का है. बॉडी डिस्प्लेस होगा मतलब वर्क तो होगा, ये पक्का है. अभी मुझे बताओ, एक कंडीशंस एज्यूम कर रहा हूँ मैं, वी टू इज ग्रेटर देन वी वन. वी टू इज ग्रेटर देन वी वन मतलब क्या? फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम. मतलब गैस एक्सपांड हुआ और पिस्टन बाहर की तरफ जा रहा है. अगर पिस्टन बाहर की तरफ जा रहा है, तो वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, तो वी टू माइनस वी वन विल बी पॉजिटिव. देखो ना, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो वी टू माइनस वी वन इज पॉजिटिव. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपांशन. तो मुझे बता, ये पॉजिटिव होने की वजह से ये नेगेटिव एज इट इज रहेगा, तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव. इसका मतलब क्या है? जब हम लोग एक्सपांशन की बात करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम. तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, देन द वर्क डन इन दिस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज नेगेटिव. इसका मतलब क्या देखते, सुनो ध्यान दो. यहाँ पे गैस है, गैस एक्सपांड कर रहा है, तो काम कौन कर रहा है? गैस. अगर गैस कंप्रेस होता तो काम कौन कर रहा था? एटमॉस्फेयर. अभी मुझे बताओ, गैस एक्सपांड हो रहा है मतलब काम कर रहा है गैस. अगर गैस कंप्रेस हुआ तो काम करेगा एटमॉस्फेयर. दोनों में फ़र्क क्या है? मैं अगर ऑब्जर्व करता हूँ गैस को तो वो बन जाता है मेरा सिस्टम. अगर मैं बात करूँगा एटमॉस्फेयर को तो वो बन जाएगा मेरा सराउंडिंग. क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ? इसका मतलब क्या है? अभी कौन काम कर रहा है? गैस. मतलब कौन काम कर रहा है? सिस्टम. अगर सिस्टम काम करेगा तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव. वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव. अभी सुनो उल्टा केस. वर्क डन का फॉर्मूला सेम, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन. इफ वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, वी वन बड़ा है वी टू छोटा है. इसका मतलब क्या है? इनिशियल वॉल्यूम बड़ा था, फाइनल वॉल्यूम छोटा हो गया. इनिशियल वॉल्यूम बड़ा था, फाइनल वॉल्यूम छोटा हो गया, मतलब गैस क्या हो गया? कंप्रेस. अगर गैस कंप्रेस हुआ तो यहाँ पे वी वन इज ग्रेटर देन वी टू कभी रहेगा? जब गैस क्या होगी? कंप्रेस. अगर गैस कंप्रेस हो रही है, इसका मतलब बाहर से वर्क किया जा रहा है. किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर. अभी वर्क कौन करेगा? सराउंडिंग. अगर ये नेगेटिव है, वी टू माइनस वी वन अगर नेगेटिव आ गया, देखो ना, वी टू इज ग्रेटर देन वी वन तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. बट वी टू माइनस वी वन, अगर वी वन इज ग्रेटर देन वी टू तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा गया, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव. माइनस माइनस क्या बनेगा? वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव. वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव. क्लियर है? मतलब यहाँ पे कौन काम कर रहा है? सिस्टम. यहाँ पे कौन काम कर रहा है? सराउंडिंग. क्लियर है? मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ. वर्क डन का फॉर्मूला है पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लिखूंगा वी टू माइनस वी वन. वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, तो एक्सपांशन अगर बड़ा रहेगा, फाइनल वॉल्यूम बड़ा है, इनिशियल वॉल्यूम छोटा है, मतलब एक्सपांड हो रहा है, तो वी टू माइनस वी वन अगर बड़ा रहेगा, वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव होता है तो वर्क डन कितना आ जाएगा? नेगेटिव. आ गया. इसका मतलब एक्सपांशन हो रहा है. एक्सपांशन कौन करा रहा है? एक्सपांशन कौन कर रहा है? अंदर की गैस. अंदर की गैस को मैं क्या बोलता हूँ? सिस्टम. बाहर जो होता है वो क्या होता है? सराउंडिंग. तो ये वर्क करा रहा है, तो इफ सिस्टम डज दी वर्क देन द वर्क डन इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव. अगर यही बात करूंगा मैं किसका?
यही बात करूंगा मैं सराउंडिंग का, तो सराउंडिंग का बात करूंगा तो अगर वो वर्क करेगा तो ये पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा, तो इनिशियल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू फाइनल वॉल्यूम, तो ये कंप्रेशन होगा, तो ये V2 माइनस V1 जो रहेगा ये बड़ा है, ये छोटा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस। तो वर्क डन इज पॉजिटिव, एंड वर्क डन इज पॉजिटिव कभी होता है जब वर्क करेगा मेरा सराउंडिंग ऑन दिस सिस्टम। क्लियर है? ये अगर हम लोग फिजिक्स का बात करेंगे तो सब उल्टा हो जाएगा। फिजिक्स में क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव वाइल द वर्क डन बाय द सराउंडिंग इज नेगेटिव। सिस्टम का वर्क डन पॉजिटिव होता है फिजिक्स में, सराउंडिंग का जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है फिजिक्स में। क्यों? अभी इसमें फ़र्क और एक बता दो चीज़ें। अगर मैं बात करूंगा फिजिक्स की बात करूंगा तो मुझे मैटर क्या करता है उनमें, उस मशीन से मैटर करता है, मतलब जो मशीन है उससे मेरे को लेना देना है, मतलब वो मशीन मेरे को कितना वर्क देगा उससे मेरे को मतलब है। वर्क कितना मैं कंज्यूम करूंगा उससे मतलब नहीं है, मुझे वर्क कितना मिल रहा है, मैं कितना वर्क फेच कर सकता हूँ। तो मुझे बताओ, फेच करने के लिए मैं किसके पास जाऊँगा, सिस्टम के पास जाऊँगा कि सराउंडिंग के पास? सिस्टम के पास। अगर मैं आईसी इंजन का बात कर रहा हूँ तो इंजन बन गया सिस्टम, अभी उसमें से वर्क मिलने वाला है, तो मैं फिजिक्स में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं किसको स्टडी करूंगा, सिस्टम को कि सराउंडिंग को? बट ऑब्वियसली मैं सिस्टम को स्टडी करूंगा, तो वो बन जाएगा मेरा डाटम। डाटम मतलब क्या? रेफरेंस। तो वो मेरा बनता है रेफरेंस इन फिजिक्स। दैट्स वाई फिजिक्स में हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम का बोला पॉजिटिव, सराउंडिंग का बोला तो नेगेटिव। अगर हम लोग केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में हम लोग को वर्क कितना मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कितना फेच करने वाले, हाँ हीट कितना लॉस हुआ, कितना वर्क कितना कंज्यूम हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से, यहाँ ये जो रिएक्टेंट्स जो आने वाले, रिएक्टेंट रिएक्ट होने के बाद जो बाई प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कहाँ पे जाने वाला, सराउंडिंग के पास। तो हम लोग केमिस्ट्री का अगर बात करेंगे तो केमिस्ट्री में डाटम या फिर रेफरेंस जो पकड़ने वाले वो क्या रहेगा, सराउंडिंग। हैंस द वर्क डन बाय द सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो। एक चीज़ और एक बात करूंगा कि यहाँ पे जो प्रेशर ले रहे हैं वो एक्सटर्नल है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस है, तो ये साइन माइनस से आगे कंटिन्यू हो रहा है। देखो, ये अगर फिजिक्स में बात करेंगे तो उधर उल्टा हो जाएगा। सिस्टम को हम लोग डाटम पकड़ते हैं और सराउंडिंग को हम लोग मतलब सिस्टम को हम लोग रेफरेंस पकड़ते हैं, तो वो बन जाता है पॉजिटिव, सिस्टम का यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग मेरा क्या है, सराउंडिंग से प्रेशर एक्ट हो रहा है ना, तो मेरा डाटम क्या है फिर रेफरेंस क्या है, सराउंडिंग। क्लियर है मैंने क्या बताया? सबको क्लियर है? तो लिखो साइन कन्वेंशंस ऑफ वर्क डन, साइन कन्वेंशंस ऑफ वर्क डन इन अ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इन अ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, साइन कन्वेंशंस ऑफ वर्क डन इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। पहला वाला फॉर्मूला लिखो, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये दो फॉर्मूला लिखा, ये दो फॉर्मूला लिखा, लिखो आगे। if the gas expands if the gas expands, V2 is greater than V1, V2 is greater than V1, that is delta V is positive, that is delta V is positive, therefore work done is negative, therefore work done is negative. The expansion type of work is done by, the expansion type of work is done by system on the surrounding, the expansion type of work is done by system on the surrounding, system on the surrounding. Hence the expansion work or work done by the system is considered as negative. Hence the expansion work or work done by the system is considered as negative. हो गया? आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, if V1 is greater than V2, if V1 is greater than V2, then the gas undergoes compression, then the gas undergoes compression, then the gas undergoes compression, that is delta V is negative, that is delta V is negative, therefore work done is positive. देखो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, therefore work done is positive. Hence we can say that, ये मेरे को बताओ कंप्रेशन होगा तो कौन काम करेगा, कौन काम करेगा, सराउंडिंग काम करेगा किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। therefore compression type of work, therefore compression type of work or work done by the surrounding on the system, compression type of work or work done by the surrounding on the system is considered as, is considered as क्या, is considered as क्या, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? पक्का? आगे लिखो नेक्स्ट लाइन पे, in terms of physical thermodynamics, in terms of physical thermodynamics, work done by the system is considered as positive while work done by the surrounding is considered as negative. Work done by the system is considered as positive while the work done by the surrounding is considered as negative. Since in physics we take a reference, we take system as the reference, we take system as the reference. क्लियर है आपको क्या बता रहा हूं मैं? आगे
आगे नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा, छोटा सा पार्ट है, डिस्कस कर लेता हूँ। सेम चीज़ रहेगा, अगर हीट जो रहेगी वो अंदर की तरफ आएगी तो वो होगा पॉजिटिव, अगर हीट बाहर की तरफ जाएगी तो वो होगी नेगेटिव। मैं ये पार्ट एक्सप्लेन करूंगा जब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करूंगा, तभी एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए लिखो, इफ द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, if the heat is absorbed by the system, then it is considered as positive, then it is considered by as positive. And if it is, and if heat is released by the system, then it is considered as negative, then it is considered as negative. ओके, मैं एक डायग्राम बनाता तो आपको याद रहेगा। सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क क्या है, पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, नेगेटिव। वैसे ही हीट एब्जॉर्ब क्या रहेगा, क्यू, पॉजिटिव। वैसे ही हीट रिलीज क्या रहेगी, नेगेटिव। क्लियर है क्या? साइन कन्वेंशंस याद रखो, ये वाले साइन कन्वेंशन आगे जाके बहुत जगह पे यूज़ होने वाला है। तो एज इट इज़ ये आप एज अ फ्लो चार्ट के हिसाब से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वहाँ पे हम लोग दो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 और जो ये रिएक्शन ऑफ NH3 गैस विथ HCl गैस, ये दो चीज़ें हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे ही रुकाते हैं हम लोग, जहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ हम लोग ने रिवर्सिबल प्रोसेस पूरा खत्म किया, जहाँ पे क्वासिस्टैटिक प्रोसेस के बारे में बताया। उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ वर्क पे आए, पीवी टाइप ऑफ वर्क का डेरिवेशन किया, और डेरिवेशन के बाद हम लोग नेचर ऑफ वर्क पे आए, जहाँ पे वर्क की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का हम लोग ने डिस्कस किया। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शंस पे जाएंगे, जो दो रिएक्शंस है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद और एक चीज़ बचा है कि जो फ्री एक्सपेंशन वाला पार्ट बचा है, उसके बाद डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे जंप मार सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो फ्री एक्सपेंशन, इक्वेशंस वाले पार्ट, और तीसरा वाला पार्ट है जो यूनिट ऑफ वर्क एक पार्ट है, वो एक चीज़ बचा है। तो तीन पार्ट के बाद अपन न्यूमेरिकल पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, यहाँ पे आज रुका देंगे, क्योंकि हम लोग ने प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क को एकदम डीप से लिया। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एमसीक्यू में वर्क के बोलते ना कि साइन कन्वेंशन से पूछ सकते हैं, हीट और वर्क के एमसीक्यू में। अगर सीईटी बोलूँगा या फिर मैं बोर्ड्स का बोलूँगा तो उसमें एमसीक्यू में आ सकता है ये वाला पार्ट। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे रुकाते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहेगा। तो पसंद आए तो लेक्चर को, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। प्लीज़ पीछे का चीज़ों को रिवाइज करके आओ। अगर रिवाइज करके नहीं आओगे, सिस्टम क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, बाद में स्टार्टिंग के लेक्चर में अपन थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था, ये अगर आप रिवाइज करके नहीं आते तो जो अपना अगला लेक्चर रहेगा वो शायद से बाउंसर जा सकता है। आगे बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो प्लीज़ लेक्चर को रिवाइज करके आओ, पीछे के वीडियोज़ देखो, नोट्स को लिख के लाओ, और बराबर से नोट्स बाजू में रखो, तो आपको वो एक ट्रैक करेगा कि पीछे के लेक्चर में क्या हुआ है। तो लेक्चर को यहाँ पे ही वाइंड अप कर देते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।